आज हम बात करेंगे अनुवादन या जिसे हम ट्रांसलेशन कहते हैं। मुख्य रूप से ट्रांसलेशन किसको कहते हैं? जो मैसेंजर आरएनए पे जो आनुवंशिक सूचनाएं डीएनए से आई हैं, उनका पढ़ा जाना, उन सूचनाओं का प्रोटीन संश्लेषण के रूप में पढ़ा जाना ही अनुवादन कहलाता है। याद ध्यान दो, डीएनए से जो मैसेंजर आरएनए पे जो सूचनाएं पहुंची हैं, उनका अमीनो अम्लों के क्रम में प्रोटीन संश्लेषण के दौरान उन सूचनाओं को पढ़ा जाना ही अनुवादन कहलाता है। सूचनाएं जो मैसेंजर आरएनए पे आई हैं, उनका पढ़ा जाना ही अनुवादन कहलाता है। ठीक है? और किसके रूप में? प्रोटीन संश्लेषण के रूप में। जो अनुवादन की क्रिया होती है, अनुवादन के लिए मुख्य रूप से अमीनो अम्ल हो गए, राइबोसोम हो गया, ट्रांसफर आरएनए हो गया, मैसेंजर आरएनए हो गया, एंजाइम हो गए, फैक्टरों की आवश्यकता होती है। अनुवादन की जो क्रिया होती है, यह मुख्य रूप से 4 चरणों में पूरी होती है। जो प्रथम चरण है या फर्स्ट चरण है, इसे हम कहते हैं अमीनो अम्लों का सक्रियण तथा ट्रांसफर आरएनए पे स्थानांतरण, या ये हो गया एक्टिवेशन एंड ट्रांसफर ऑफ अमीनो एसिड ऑन ट्रांसफर आरएनए। दूसरा है केशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तीसरा है श्रृंखला का दीर्घीकरण, या इसे हम कहते हैं इलोंगेशन ऑफ चेन। और चौथा है श्रृंखला का समापन, चेन टर्मिनेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्टिवेशन एंड ट्रांसफर ऑफ अमीनो एसिड ऑन ट्रांसफर आरएनए। ध्यान दो, इसमें सबसे पहले क्या होता है कि जो अमीनो एसाइल है, अमीनो एसाइल एटीपी तथा विकर के साथ क्रिया करता है, एंजाइम के साथ। ये तीनों संयुक्त होते हैं और संयुक्त होने पर एक कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं, जिस कॉम्प्लेक्स को हम विकर अमीनो एसाइल एडिनाइलेट एएमपी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, तथा इसमें पीपीआई अलग होता है। तो आपका अमीनो अम्लों के सक्रियण में सबसे पहला स्टेप यही याद रखना है। अमीनो एसाइल एटीपी तथा विकर के साथ संयुक्त होगा, तथा विकर अमीनो एसाइल एडिनाइलेट एएमपी कॉम्प्लेक्स का निर्माण करेगा। दूसरे चरण में क्या होता है, जो यह अमीनो एसाइल है, ये एटीपी के साथ संयुक्त होता है एवं अमीनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए के साथ मिलता है, और इससे भी अमीनो एसाइल विकर एडिनाइलेट सिंथेटेट का निर्माण होता है, एवं इसके साथ अमीनो एसाइल एएमपी भी निर्मित होता है। ठीक है? अब जो दूसरा चरण, अगला चरण है, इसमें जो अमीनो एसाइल एएमपी विकर है, यह ट्रांसफर आरएनए के साथ संयुक्त होता है और अमीनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए का निर्माण करता है। इसके अलावा एएमपी विकर एएमपी का निर्माण होता है। इसके अलावा विकर अमीनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेस का निर्माण होता है। ठीक है? और जो ये अमीनो अम्ल हैं, इनका ट्रांसफर आरएनए पे स्थानांतरण हो जाता है। तो इसमें अमीनो अम्ल के सक्रियण एवं इनका ट्रांसफर आरएनए पे स्थानांतरण में हम ये स्टेप अपनाएंगे। दूसरा
प्रोटीन संश्लेषण का प्रारंभन, यह जो है इनिशिएशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। इसमें क्या होता है, मुख्य रूप से जो मैसेंजर आरएनए है, ट्रांसफर आरएनए है, इनिशिएशन फैक्टर है, जीटीएस है, तथा जो 30S प्रकार का जो राइबोसोम है, इस क्रिया में वो भाग लेता है। इनमें 3 प्रकार के फैक्टर होते हैं। ये फैक्टर हैं IF1, IF2 तथा IF3। 3 फैक्टर यहां पे कार्य कर रहे हैं। मुख्य रूप से जो IF1 और IF2 फैक्टर है, ये दोनों फैक्टर जो है ट्रांसफर आरएनए को राइबोसोम के 30S से जोड़ने का कार्य करते हैं। इसके अलावा जो IF2 है, यह जो है GTP को बांधने का भी कार्य करता है। GTP क्या है? ग्वाइनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो इसको भी ये बांधने का कार्य कर रहा है। इसके अलावा जो IF3 है, यह राइबोसोम की जो छोटी यूनिट होती है 30S, उसको बांधने का कार्य करता है। तो इस प्रकार से जो ये 3 फैक्टर है, ये यहां पे कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा आपको ध्यान ये देना है, जब मैसेंजर आरएनए राइबोसोम की जो छोटी यूनिट होती है 30S, इसके साथ जुड़ता है और IF3 जो थर्ड फैक्टर है, इसकी उपस्थिति में मैसेंजर आरएनए 30S कॉम्प्लेक्स 30S के साथ संयुक्त होकर कॉम्प्लेक्स का निर्माण करता है। तीसरा है श्रृंखला का दीर्घीकरण, इलोंगेशन ऑफ चेन। जो श्रृंखला है, इसके दीर्घीकरण में जो है एक घुलनशील प्रोटीन है जिसका नाम है EF। इस घुलनशील प्रोटीन की आवश्यकता इसमें होती है। जो ये घुलनशील प्रोटीन है, यह भी 2 प्रकार की होती है। EFTU, एक तो ये होती है EFTU जो कि ताप अवस्थाई होती है, तथा दूसरी होती है EFTS जो कि ताप अस्थाई होती है। ठीक है। साथ ही साथ आपको ये ध्यान देना है, दीर्घीकरण में जो है जो EFG प्रोटीन होती है एवं एक जो है GTP की आवश्यकता होती है। ये दोनों जो है दीर्घीकरण के लिए आवश्यक होते हैं। इसके अलावा जो सक्रिय ट्रांसफर आरएनए है, इसका जो एंटीकोडोन है, यह एंटीकोडोन जो है मैसेंजर आरएनए के साथ जुड़कर युग्मक का निर्माण करता है, पेयर का निर्माण करता है, तथा अमीनो अम्ल के साथ जो है आ जाता है। तो ये था श्रृंखला का दीर्घीकरण या इलोंगेशन ऑफ चेन। और अंतिम चरण है श्रृंखला का समापन। ठीक है, चेन टर्मिनेशन। आपको पता है, जब हमने जो है मैसेंजर आरएनए के बारे में पढ़ा था, वहां पे हमने जो है टर्मिनेशन ऑफ चेन देखा था। श्रृंखलाएं थी UAA, UAG तथा UGA। ये 3 श्रृंखलाएं, ये 3 कोड जब आते हैं या 3 जो है क्रम जो आते हैं, तो श्रृंखला का समापन हो जाता है। क्योंकि ये 3 जो है किसी भी कोडोन को, किसी भी अमीनो अम्ल को इंगित नहीं करते हैं, किसी भी अमीनो एसिड को यह कोडिंग नहीं करते हैं, और इनके आते ही श्रृंखला का क्या हो जाता है? समापन हो जाता है। प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। ठीक है। इसके अलावा आपको ध्यान ये देना है, प्रोटीन मुक्त करने के लिए एक रिलीजिंग फैक्टर RF की आवश्यकता होती है। और ध्यान ये देना है, जो प्रोकैरियोटिक होते हैं, इनमें रिलीजिंग फैक्टर 3 प्रकार के होते हैं। वो होते हैं RF1,
RF2 एवं RF3। तो इस प्रकार से श्रृंखला का समापन हो जाता है। तो हमने ये देखा किस प्रकार से जो आनुवंशिक सूचनाएं हैं इनको प्रोटीन संश्लेषण के रूप में पढ़ा जा रहा है। इसके स्टेप हमने देखे और आप इसको जो है बहुत अच्छे ढंग से पढ़े। बहुत बार इससे जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक्स।